नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, तिरंगे के अपमान की आंच अब जम्मू में भी आ पहुंची है। लोगों में रोष है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन जो तांडव वहां पर हुआ, किसान रैली, ट्रैक्टर रैली की आड़ में जिस तरीके से उपद्रव वहां पर फैलाया गया, समूचे देश में रोष था। समूचे देश में उन चंद लोगों के लिए रोष था जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हालांकि ये नहीं है कि रैली में सभी लोग ऐसे थे, लेकिन जिन लोगों ने अपमान किया उनको लिए रोष जरूर लोगों में था। लेकिन आज वो रोष जम्मू में भी देखा गया। पलोड़ा में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम रजत सिंह मनहास है। एक नौजवान होने के नाते, इस देश के नौजवान होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट से और इस भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो भी तारीख पे लाल किले पे जो भी उग्रवादियों ने जो भी तिरंगे का अपमान किया है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये देश का तिरंगा है। जो जितना ही तिरंगा ये एक हिंदू को प्यारा है, उतना ही तिरंगा ये मुस्लिम को प्यारा है, और उतना ही तिरंगा ईसाई को प्यारा है, उतना ही तिरंगा ये सिख को प्यारा है। इस तिरंगे का अपमान कोई नहीं सहना चाहता। ये तिरंगा सबका तिरंगा है। इस तिरंगे का अपमान कोई भी नहीं सहेगा। ये इस देश के नागरिक होने के नाते हम बोलना चाहते हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, डोगरा फ्रंट ने भी प्रोटेस्ट किया। डोगरा फ्रंट ने भी कहा कि जो लोग तिरंगे का अपमान करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। वो देशद्रोही के हैं और देशद्रोही के साथ जैसा सलूक किया जाता है, राष्ट्र विरोधी के साथ जैसा सलूक किया जाता है, वैसा ही सलूक इनके साथ होना चाहिए। किसान हाय हाय, दंगाई किसान हाय हाय, दंगाई किसान दंगाई किसान हाय हाय, 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 दंगाई किसान हाय हाय। सर, ये किसान दंगाई है। लाल किले पर हमला करा, जो सुरक्षा बल के अंदर लेडीज थी उनका अपमान करा, सुरक्षा बल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया। ये कौन से किसान हैं? ये किसान वो हैं, वो अन्नदाता जो हमको किसान अन्न देता है, वो ये वाले किसान नहीं है। ये वो किसान है जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अंदर अपमान करने का प्रयास करा है। ये वो किसान है जिन्होंने तिरंगे का अपमान करा है। ये वो सिद्धू है जो अपने आप को किसान कहने का प्रयास करना चाहता है, जिसने लाल किले के ऊपर जाकर के तिरंगे का अपमान करा। इस तरह के लोग, उपद्रवी लोग, ये जो यादव है, ये राकेश टिकैत है, ये बाकी जो है, इन्होंने सरकार से अनुमति ली और गणतंत्र दिवस के ऊपर कहा ऐसे कार्य मत करिए, लेकिन ये समझे नहीं। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये दंगाई किसान जो हैं, इनको वहाँ से उठाना चाहिए, इनको उठा करके जेलों में बंद करना चाहिए और जिन लोगों ने भी पंगा करा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हमको प्रयास करना होगा। दर्शकों, हमने किसान नेता से बातचीत की। किसान नेता का भी यही कहना है, किसान रैली की आड़ में कुछ शरारती तत्व नहीं, राष्ट्र विरोधी तत्व जो देश में एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि इस रैली की आड़ में उपद्रव फैलाया जाए। वो इसमें कामयाब हो गए हैं, लेकिन उन्होंने सरकार से कहा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का बंदोबस्त किया जाए, एक ऐसा लाइसेंस सबक इनको सिखाया जाए कि ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। देखिए, पहले तो मैं ये घोर इसकी निंदा करता हूं जो कल ये दुर्घटना घटी है। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये किसानों का आंदोलन तो मैं मानता हूं ये हो ही नहीं सकता। भारतीय किसान तो कम से कम जो भारत के नागरिक हैं, जो किसान हैं,
वो ऐसा कतई नहीं कर सकते। ये कौन लोग थे बीच में, कौन नहीं थे, ये तो भगवान जाने या गुरु महाराज जाने। तो इनके ख़िलाफ़ मैं चाहता हूँ ये जो देशद्रोह का मुकदमा जैसे होता है, ऐसे इनके सख्त जो फ्लैग, नेशनल फ्लैग की इन्होंने बहुत बड़ी पूरी दुनिया में का हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। गणतंत्र दिवस पर ख़ास करके जिस दिन सारा देश जो है वो अपना एक गणतंत्र दिवस जो है वो हर्षोल्लास से मना रहा था। तो ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ था किसान रैली, मैं मानता हूँ होनी चाहिए थी ट्रैक्टर रैली, जो शर्तों पे मंजूर किया था उसके बाहर जो लोग गए हैं ये बहुत ही गलत किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि स्पष्ट तरफ से कि ये इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे जो गुनाहगार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और किसान आंदोलन के आड़ में जो इन्होंने किया है वो तो एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। पूरी दुनिया में ट्रैक्टर रैलियों का हवाला आया, कई बार आया कि मतलब किसी भी कंट्री में ट्रैक्टर रैली होती है, आक्रोश का जो मकसद होता है ये नहीं है कि अपने नेशनल फ्लैग की बेइज्जती करनी या उसको वहाँ से हटा के दूसरा फ्लैग कोई वहाँ पे लगा देना। ये कौन सा नेशनल करैक्टर है? किसानों का, हमारे भारत देश के किसानों का नेशनल करैक्टर में कोई दाग नहीं था, लेकिन इन लोगों ने जो आज दाग लगा दिया है किसानों के मुद्दे को, और किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसको सरासर ये सिरे से खारिज कर गए हैं मेरे हिसाब से। वो तो अब बात ही नहीं रही किसानों की, वो तो बात ही कुछ और हो गई है। ये कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक देखा जाए तो आप क्या मानते हैं, ये नेशनल फ्लैग की जो एक इतनी बेइज्जती करना, ये तो कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने नेशनल फ्लैग की, खास करके हमारे जो कानून के अंदर आता है, मैं तो कहूँगा इनको बिल्कुल सरासर जो कानून की जद में आता है वो सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये किसान नहीं है जो लोग इस तरह का, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है वो किसान नहीं है। किसान पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, लिहाजा ये किसानों की आड़ में खुद को, अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में मुलव्विस है और इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए शब्द ही नहीं है कि इसको कैसे हम कंडेम्ड करें। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बुरा काम किया है उन लोगों ने जो किसानों के इस आंदोलन में घुस गए और किसानों की मूवमेंट को भी उन्होंने ख़राब किया, बदनाम किया। जिस जेन्युइन काज के लिए वो लड़ रहे थे उसमें घुस के उन्होंने ये जो तोड़ फरोड़ का काम शुरू किया और नेशनल फ्लैग को उन्होंने डिसऑनर किया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुरा काम उन्होंने किया है और इससे जो किसानों की जायज़ मसले थे उनको भी ठेस पहुँची है। अब ये सरकार का काम है कि वो ये देखे कि ये लोग कौन थे, इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनको किन लोगों ने सपोर्ट किया, किन लोगों के कारण ये इसमें घुसे, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं था कि वो लाल किले पे कैसे पहुंच गए। तो ये सारी बातें देखने वाली हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अपनी तरफ से कि किसानों को पीसफुल रहना चाहिए और पीसफुल तरीके से अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनका निवारण करवाना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी किसानों के मसले को जो है वो सीरियसली देखे, क्योंकि जब आंदोलन लंबे हो जाते हैं तो उनमें फिर शरारती तत्व घुस जाते हैं। अब ये 7-8 महीने से आंदोलन चल रहा है, पहले पंजाब हरियाणा में चला, अब दिल्ली में जाके चला गया है। तो आंदोलनकारियों को भी मैं ये कहूँगा कि वो कंट्रोल रखें, वो देखें कि कहीं एंटी नेशनल एलिमेंट, देश विरोधी ताकतें जो हैं वो इसमें घुस के इसका फ़ायदा ना लें। दर्शकों, कविंद्र गुप्ता जो स्पीकर रह चुके हैं, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं और इनके साथ जैसे देशद्रोह का मामला चलता है वैसा ही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो सरकार कहती रही वही सच था। सरकार ने कहा था ये आंदोलनकारी किसान नहीं हैं, ये किसानों की आड़ में वो गुंडा तत्व है, वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो वामपंथी है, उन्हीं के द्वारा ये काम किया जा रहा था।
तो कल 26 जनवरी को सरकार ने उनको एक्सपोज कर दिया है। जो भी घटना हुई है तो वो खुल करके, इवन जो किसान नेता है, ये साफ जाहिर हो गया उनको कहीं ना कहीं पैसा आता है। एंटी इंडिया मूवमेंट वो यहाँ पर कर रहे थे, और जो भी कल एक वहाँ पर तांडव रचा गया तो उनको माफ़ किया जाने वाला नहीं है। इस प्रकार के लोगों को सरकार ने एक्सपोज किया है। तो पहले ही सरकार थे, कई दौर की बात हो चुकी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें दखलंदाजी की है, और इसके बावजूद किसानों को 1.5 साल के लिए बिल वापस लिया जाना, तो ये साफ जाहिर होता है कि वो यहाँ पर दंगे करवाना चाहते थे। सरकार ने, पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया है, लेकिन अब जो एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा। क्या लगता है इनके जो भी दोषी लोग हैं, जो भी इनमें इन्वॉल्व थे, उनके कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल उन पर कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये लोग जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। ये एंटी जो नेशनल एलिमेंट्स है, इनको उसी तरीके से इन पर केस चलाया जाना चाहिए कि ये देश में दंगे फैलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी यहाँ पर कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारा ऐतिहासिक मोनूमेंट जो लाल किला है, वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई करना, तो ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। और जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं वो सभी अब उनको नंगा किया जाएगा। दर्शकों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलने वाले हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। फरवरी के पहले सप्ताह 2 फरवरी से ये स्कूल खुल जाएंगे। बड़ा इंतज़ार था, लंबा इंतज़ार था। चाहे स्कूल प्रबंधन की बात करें, अभिभावकों की बात करें, टीचर्स की बात करें, या फिर जो स्टेक होल्डर्स है, स्टूडेंट्स की बात करें, सब के सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे। अल्टीमेटली सरकार ने फैसला ले लिया कि 2 फरवरी से ये स्कूल खुलेंगे, और स्कूल खुलने को लेकर के जो स्कूल मैनेजमेंट है उन्होंने भी सराहना की है, क्योंकि ये लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। ये लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये डिमांड कर रही थी कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्कूल खुलने चाहिए, और इस फैसले का उन्होंने भरपूर स्वागत किया है और कहा है कि स्कूल खुलेंगे तो सारी चीज़ें पटरी पर लौटेंगी। हाँ जी, वैसे स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसे ऑनलाइन है वो बच्चे घर पे ऐसी पढ़ाई नहीं कर सकते। और हमारा ये मानना है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए अभी। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं वो, तो वो स्कूल वालों की भी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, कि टीचर की भी और सबकी, उनकी भी होनी चाहिए कि स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है, वो नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? सर बस पेरेंट्स होने की वजह से क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि वो सब कुछ पेरेंट्स के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है, तो थोड़ी बहुत टीचर्स की भी होनी चाहिए। ये भी तो है ना, बच्चों की जो पढ़ाई खराब हो रही है, वो तो हो रही है, पढ़ाई तो खराब हो रही है, लेकिन टीचर्स भी थोड़ी अपनी रिस्पांसिबिलिटी लेनी, कि हमारी भी थोड़ी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जिस तरह से किया है वैसे ठीक है, बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं स्कूल जाएं, हम भी चाहते हैं, पर जो रिस्पांसिबिलिटी सारी पेरेंट्स पे छोड़ रहे हैं वो थोड़ी बहुत स्कूल पे होनी चाहिए। और घर में तो पढ़ाई कर नहीं रहे बच्चे, पूरा 1 साल हो गया, बिल्कुल डल ही हो गया घर पे, तो स्कूल खुलने चाहिए। इससे भी सहमत हैं, पर थोड़ा सा इससे भी है कि जो रिस्पांसिबिलिटी पेरेंट्स को दे रहे हैं थोड़ी बहुत टीचर्स के ऊपर भी दे। बस यही कहना चाहूँ। किस तरह की गाइडलाइन, क्या डिस्टेंस रखें जब बच्चे? हाँ, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए स्कूल में। ये तो मतलब फॉलो स्कूल का काम है ना, ये स्कूल वाले ही करेंगे फॉलो रूल। बस यही चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्पांसिबिलिटी, बस और कुछ नहीं। दर्शकों, अभिभावकों की माने तो उनका भी ये कहना है कि एक लंबे समय से, यानी करीब 1 साल से वो इंतज़ार कर रहे थे कि स्कूल खुले, और उनका ये मानना है कि अब वो भी कहीं ना कहीं तंग आ चुके थे कि बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जब सामने जाकर के टीचर के सामने पढ़ेंगे तो उनकी दिलचस्पी और बढ़ेगी। उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। गवर्नमेंट ने नया ऑर्डर किया है कि 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे, 9 से लेकर 12 तक 1 फरवरी से, और 8 के बाद एलिमेंट्री क्लासेस। एलिमेंट्री के जो टीचर हैं वो भी 1 से स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती का काम है
क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सभी ने ये सोचा था ये 1 और 2 महीने की बात होगी, लेकिन ये इतना प्रोलॉन्ग हो गया, 11 महीने खींच गए। और अब थोड़ा सा महामारी कम हुई है और साथ में वैक्सीन भी निकल गई है। इसके कारण लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन पेरेंट्स की कोऑपरेशन बड़ी ज़रूरी है ताकि बच्चे स्कूल में आए और फुली तैयार हो गए आए। जो SOP गवर्नमेंट ने ऐलान किया है उसको मानते हुए। और स्कूल के लिए खासकर बहुत बड़ा चैलेंज है कि काफ़ी बच्चे जब स्कूल में आएंगे उनको पूरा डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइज करके उनको अंदर लाना है। तो इसके लिए स्कूल के प्रबंधक ने मीटिंग करके इसकी तैयारी की है कि कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए जिससे कि बच्चों का नुकसान हो। तो ये एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये सब ठीक ठाक हो। क्योंकि लॉकडाउन जब शुरू हो गया तो ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई। हमारी स्टेट इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया और टीचर्स ने खासकर दिन रात मेहनत करके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एक हमारे लिए एक नया प्रैक्टिकल था हमारी स्टेट के लिए। तो पढ़ाई जितनी ऑफलाइन हो सकती है उतनी ऑनलाइन नहीं हो पाई। हाँ सर, स्कूल खुल रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल खुल रहे हैं, पर ये है कि बच्चे भी आने चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि अब हम बच्चों को स्कूल में भेजें, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। जैसे टीचर ने हिंदी का वर्क है या इंग्लिश का ग्रामर वर्क करवाना होता है, तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते तो हैं पर बच्चे समझते नहीं है कुछ भी। उनको जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम काम करवाते हैं ना, वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता हो पाता। अब उनके एग्ज़ाम भी आने, जैसे 8th क्लास है, 10th क्लास है, उनके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो बच्चे जो हैं, हम उनको ऑनलाइन पेपर भी भेजते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, पर बच्चे नहीं कर पाते। जितनी देर बच्चे समझेंगे नहीं, इतनी देर तक तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर जो ग्रामर वर्क है वो नहीं समझे, जैसे क्वेश्चन आंसर है वो बच्चे लर्न कर लेते हैं। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, समरी वगैरह सब कुछ लर्न हो जाती है। पर मैथ में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, साइंस में प्रॉब्लम आती है, हर एक में सब्जेक्ट तो सारे जितनी देर बच्चे समझेंगे नहीं। बच्चों ने क्लास में आके देखा ही नहीं है 10 महीनों से, तो बच्चे भी अब घर में बैठ के उन्होंने भी सोचा हुआ कि अब स्कूल तो लगने नहीं है तो पढ़ना क्या। बच्चों अपना जो रूटीन का वर्क था ना वो करना भूल चुकी हैं। तो उनको बच्चों को स्कूल आना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजें, और जितना भी है टीचर मतलब भी करवाएगी उनको काम। दर्शकों, हमने स्टूडेंट से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो उनका कहना है कि ऑनलाइन 2G स्पीड होने के कारण ऑनलाइन से इतना ज़्यादा वो सीख नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था। अब सामने टीचर के सामने जा कर के जब वो पढ़ेंगे, जब टीचर से हम आर्गू करेंगे, टीचर से पूछेंगे, तो कुछ और ही बेहतर देखने को मिले। इस पढ़ाई में हमें जब सुबह उठाते हैं, हम कभी तो उठते ही नहीं हैं, और कभी जब स्कूल लगते हैं आधे बच्चे तो सोए रहते हैं, आधे लगाते ही नहीं है क्लासें, और साथ में पेरेंट्स कभी कभी लगा के देते हैं क्लासेस, और कभी मैम की टीचर की आवाज़ ही नहीं आती क्लास में, तो हमारे से ऑनलाइन पूरी क्लियर नहीं होता, हमें पूरा समय नहीं आता, इसलिए स्कूल खुलने ठीक है। हमारा कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बेस्ट तो ये वाली पढ़ाई ज़्यादा बेस्ट होती है। स्कूल लगे वो बेस्ट है, ऑनलाइन नहीं पता चलता इतना बच्चों को, तो मेरा कहना है तो ऑनलाइन नहीं बेस्ट है। स्कूल खुलने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं आप स्कूल को? स्कूल को देखते हैं हम अच्छे तरीके से देखते हैं, जैसे कि घर की तरह ही होता है स्कूल भी। हमारे स्कूल सही तरह से खुल रहे हैं, हमें स्कूल में बेस्ट एजुकेशन मिलती है। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी उनमें हमें इतना समझ नहीं आता था कि भी अभी हमारे स्कूल खुल रहे हैं तो अभी इनमें हमारी टीचर बेस्ट एजुकेशन हमें सिखाएंगी, और जो हमें समझ नहीं आएगा वो हमारी टीचर्स बहुत अच्छी तरह समझाएंगी। कोविड की वजह से जो बंद रहे हैं, किस तरह का रहा जो पिछला टेन्योर रहा है आपका? पिछला एजुकेशन का कुछ समझ नहीं आता था, तो अभी स्कूल खुल रहे हैं तो अभी स्कूल में सारी टीचर्स हमें बिल्कुल अच्छी तरह शिक्षा देंगी। दर्शकों, जब से कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ था तब से थिएटर से जुड़े लोगों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। सिर्फ थिएटर से नहीं, हर एक सेक्टर में इसका सीधा सीधा असर पड़ा था। लेकिन थिएटर के लोग थिएटर पे निर्भर होते हैं।
थिएटर के लोगों को एक क्यूरियोसिटी थी, एक उम्मीद थी कि कब ये रंगमंच शुरू होगा। अब एकेडमी ने यह फैसला लिया है, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने यह फैसला लिया है कि 1 फरवरी से अभिनव थिएटर खोल दिया जाएगा और रंगकर्मी अपनी कला का परिचय दे सकते हैं। तो कलाकारों ने इसका स्वागत किया है। हालांकि कलाकारों को कहना है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कलाकारों ने स्वागत किया और कलाकारों को ये भी कहना है कि जो फेस्टिवल होता है उसको भी शुरू किया जाए। नमस्कार, मैं तरुण शर्मा जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि एक साल बाद फिर से अब कोरोना काल के बाद जो कार्यक्रम है वो फिर से शुरू हुए और ख़ासकर हमारा एनुअल ड्रामा फेस्टिवल, जैसे कि पिछले साल एनुअल ड्रामा फेस्टिवल नहीं हुआ और इस साल शुरू हुआ। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सभी आर्टिस्टों की तरफ से। और मैं जो हमारा त्यौहार रिपब्लिक डे आ रहा है उसकी भी सारों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर। जय डुग्गर, जय माडल दोस्तों, मैं थोड़े अपने डुग्गर का बेटा कुलदीप हंस। जियां कि तुसें पता कि कोविड-19 बीमारी के बाद अस सारे लोग घरें डकोए दे हैं, अस कलाकार भी घरें डकोए दे, अज असें भी मौका लग्या इन्ने दिनों बाद रिहर्सल करने का, जोड़ा कि एनुअल डे फंक्शन हुआ करता है उस रिहर्सल करा रहे। अस सारे कलाकार बड़े ज़्यादा खुश हाँ। तो तुसें गी 26 जनवरी दियां मतियां मुबारक। दर्शकों, एकेडमी के सचिव का भी मानना है कि गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है जो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी, बंद पड़ी हुई थी। अब यह फैसला एकेडमी ने लिया है कि उनको शुरू किया जाएगा। आपको जैसे मालूम है कि पूरी दुनिया में जो कोविड-19 में काफ़ी तबाही मचाई, तो उसमें हम भी कोई ये नहीं कि हम उससे बचे रहे। काफ़ी कुछ मुतासिर हुआ उससे हमारा काम, ख़ास तौर से मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में। तो इन 5 महीनों में काफ़ी हमारी एक्टिविटीज़ मुतासिर रही। फिर भी हमने कोशिश की कि अगस्त से हम काफ़ी जो है एक्टिविटीज़ बढ़ाते रहें। तो ख़ास तौर से चूँकि श्रीनगर वगैरह में जो था उस वक्त कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें 50% कैपेसिटी पर काम करने की, ये फंक्शंस करने की इजाज़त मिल गई थी। तो अगस्त से लेकर अभी तक हमने करीब जो है 150 प्रोग्राम किए हैं। उनमें से करीब 100 प्रोग्राम हमने इंडिपेंडेंटली एज एकेडमी की तरफ से किए हैं और जो बाकी 50 प्रोग्राम हमने बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, जिसमें टूरिज़म डिपार्टमेंट है, जिसमें यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स है, JKTDC है, हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है, और इनके साथ मिलकर हमने ये प्रोग्राम सारे किए हैं। जम्मू में थोड़ा सा हमारा और भी कुछ मसला था, किसी वजह से हम नहीं कर पाए, जो मैंने बताया वही कोविड वाला था। तो अब पिछले 15-20 दिनों में हमने टूरिज़म और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, जैसे कि लोहड़ी का भी हमने फंक्शन और बाकी चीज़ें जो हम अपने खूब तरीके से अब अच्छा हो रहा है। तो अभी हमारा जो है कल और परसों 27 और 28 को हमारा बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ पर जो है 27 तारीख को जो है कुल हिंद उर्दू मुशायरा जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है, और 28 तारीख को हमारा जो है अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन पहली बार हम यहाँ मना रहे हैं। दर्शकों, स्टूडेंट्स इन दिनों सड़कों पर हैं। अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी आज प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा लेने की डिमांड की जा रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी या बाकी टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे और अब ऑफलाइन परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पेपर्स ऑनलाइन हो, जैसे हर जगह ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी हमारे ऑनलाइन पेपर्स हो। ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं हो रहा है। जो दूर दूर से बच्चे आते हैं वो कैसे यहाँ पे वो करेंगे, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा जैसे। और ये मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, we want justice।
दर्शकों, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। उनकी भी यही डिमांड है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम वो नहीं देंगे, ऑनलाइन परीक्षाएं ली जानी चाहिए। यानी अब स्टूडेंट्स जो है सड़कों पर आ गया है, चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं, तो स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं आंदोलन पर आ रहे हैं। 3-4 दिन पहले हमने कोशिश की कि हम एलजी साहब की ओर जी, मेरा नाम सरफराज अहमद है। तो ये हमारा जो है प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमारी डिमांड जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की है, 8 सेमेस्टर की। तो अभी तक सिर्फ इन्होंने 5वें और 7वें की नोटिफिकेशन निकाली है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड के लिए ये बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, जबकि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लगाए हैं, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों लेंगे। आज इसीलिए यूनिवर्सिटी हम आए कि हमारी जो डिमांडें हैं, जिन डिमांडें वो पूरी की जाएँ, क्योंकि हम इससे पहले डीसी साहब के पास भी गए, उन्होंने भी लेटर लिख के डीसी के नाम और कमिश्नर सेक्रेटरी के नाम भी लेटर लिखा है। तो आज हम सिर्फ ये डिमांड लेकर फिर एक बार वीसी की यहाँ हाज़िर हुए हैं। अगर आज हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो आज फिर हम गवर्नर की तरफ मूव करेंगे, एलजी साहब के पास। सर, सबसे पहले ना सबने बोल दिया आपको कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम जितनी बारी भी प्रोटेस्ट करने आए हैं, यूनिवर्सिटी ने हमें एश्योरेंस दी है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन सिर्फ बोला जाता है। हमारे पास सबूत है। इवन सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एडीसी साहब ने हमें एश्योरेंस किया, उन्होंने हमें लेटर दिया कि आप वीसी साहब के पास जाइए, लेटर दीजिए, हम क्या करेंगे कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवाएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम फिर भी ऑनलाइन नहीं होते हैं तो आप क्या है, सेक्रेटरीट में हायर एजुकेशन ऑफिसर जो है उनके पास चले जाइए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए और आपकी बात सुनी जाए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।